नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। आज तक बहुत सारे कार्यक्रमों को स्पष्ट करने का प्रयास किया और लोगों की ओर से, आप सबकी ओर से काफ़ी उत्साहवर्धन भी हुआ, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगा कि मैं ओबीसी पर कुछ कम बोलता हूँ। उलाहना इस बात का भी दिया जाता है कि मोदी जी आप तो खुद भी ओबीसी से हैं, तो आपको तो ओबीसी पर कुछ ज़्यादा बोलना चाहिए। अब कम ज़्यादा तो मैं नहीं देखता कि मैं कम बोला ज़्यादा बोला। हाँ, जो भी समस्या, जो भी बात सामने आती है उसे उठाने का प्रयास करता हूँ। फिर भी चूँकि एक से अधिक लोगों का आग्रह आया, मेरे ख्याल से कुछ लोगों के नाम भी पहुँच गए मेरे पास। सीधी से धर्मेंद्र बघेल हैं, आप कहते हैं लगातार शब्दकोश देख रहे हैं हमारा आप। मुंगावली से गोविंद यादव, आप अशोकनगर ज़िले से आते हैं, ये भी हमारे कार्यक्रम लगातार देखते हैं। ब्यावरा से हैं इश्तियाक नबी खान साहब, आप पत्रकारिता के क्षेत्र से ही हैं, मेरे परिचित भी हैं और कहते हैं कि वो मेरे फैन हैं, ये उनका बड़प्पन है। खंडवा से जेपी राठौर, इनका फ़ोन भी आया है। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू। पंकज नागर, आप भोपाल से हैं और सावित्री कुशवाहा इंदौर से। इन सबके सूचना यही मिली कि आपको ओबीसी पे बोलना चाहिए। तो अब उन्होंने कहा है, इसलिए भी नहीं, बोलना भी था मुझे, और चूँकि ये आ गया सब्जेक्ट के बोलना ही चाहिए, तो फिर मन बनाया कि चलिए थोड़ा सा छोटी मोटी तैयारी के साथ ओबीसी के बारे में, उसकी दयनीय अवस्था के बारे में, उसके साथ हो रहे अन्याय के बारे में एक बार फिर कुछ बोलने का प्रयास किया जाए। तो ये बात मैं पहले भी उठाता रहा हूँ। इसमें हालांकि चूँकि मैं स्वयं एक तेली समुदाय से हूँ, तो मैं ये लेता रहता हूँ कि तेली के साथ अन्याय हुआ। तेली मतलब ओबीसी, तो ओबीसी हो या तेली हो या अदर कास्ट ओबीसी, वाकई में इसके साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि ये वर्ग जो है, कहते हैं ना, जो छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में वो पड़े। इन्हें बड़े बड़ा नहीं मानते, छोटे अपने साथ समाहित नहीं करते, तो ये बीच में झूल रहे हैं। ये तो ना तो आरक्षण की दृष्टि से SC ST मालदार हैं, और जो ऊपर का सवर्ण वर्ग है वो ऑलरेडी संपन्न है, शिक्षित है, अग्रणी बना हुआ है, उसका सभी जगह कब्जा है। और जो बीच का वर्ग है, इसका आय कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। इसे अपना स्टैंडर्ड मेंटेन क्यों करना है, कैसे नीचे भी बैठना, ऊपर भी बैठना है, इसे स्टैंडर्ड बना के चलना है अपना, और आय उससे कम है तो वो उसके स्टैंडर्ड में चली जाती है, और जीवनोपार्जन में जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती। भविष्य को लेकर ये वर्ग धन का संचय नहीं कर पाता, लिहाजा ये दाल रोटी के आसपास जूझ रहा है। बस किसे कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि जीने के लिए संघर्ष करना, ये वर्ग जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता है, इसे ओबीसी कहते हैं। तो ओबीसी के लिहाज से यदि हम देखें तो ओबीसी मध्य प्रदेश में बेशक राजनीतिक दृष्टि से नुकसानदायक है, और इसके लिए राजनीतिक अवस्थाओं पर जो कब्जा जमा के बैठे हैं सवर्ण वर्ग के चंद मुट्ठीभर लोग, वे जिम्मेदार हैं। इसमें मैं सवर्ण वर्ग पूरे को दोषी नहीं ठहराता। दरअसल एक हमारा दुर्भाग्य है, जो भी व्यक्ति समाज हित की बात करता है उसे चुनकर हम संसदों में, लोकसभाओं में भेज देते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो फिर वो स्वकेंद्रित हो जाता है, वो अपने स्वार्थ देखता है। बस वो ये नहीं देखता कि मेरे किस कृत्य से समाज को नुकसान हो रहा है। तो जो भी वहाँ चुन के गए सवर्ण वर्ग के लोग, वो वहाँ आधिपत्य जमा कर बैठ गए। उनसे उम्मीद थी, चूँकि सवर्ण वर्ग एक उच्च वर्ग है, जैसा कि वो स्वयं मानता है, हम भी उसे ये कहना चाहिए, ये मान्यता प्रदान करते हैं कि हाँ वे सवर्ण हैं, उच्च हैं, तो भाई कम से कम व्यवस्था के नाते ही, एक कहना चाहिए जो वर्ण व्यवस्था के नाते ही आपका कर्तव्य था कि आप ओबीसी और SC ST का संरक्षण करते। लेकिन जो वहाँ पहुँचे वो अपने स्वयं के संरक्षण में जुट गए। तो अब स्थिति क्या बनती देखिए। अब आप मध्य प्रदेश पर नज़र डालें तो मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वर्ग है वो 50% से ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। मध्य प्रदेश शासन की बात करें तो उसने खुद हाई कोर्ट के सामने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसके अनुसार मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या होती है 50.9%, यानी हम 50% ही ज़्यादा चले गए। इसका मतलब ये होता है कि हमें जनसंख्या के लिहाज से और पिछड़ा वर्ग होने के लिहाज से 50% से अधिक संसाधनों पर हमारा अधिकार है, और इनकी सुविधाएं, उपलब्धताएं हमारे पक्ष में होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं,
और 230 सीटों के होने से ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कम से कम 115 सीटें तो हमें मिलनी ही चाहिए। ओबीसी वर्ग को कितनी सीटें? 115 सीटें पूरी ईमानदारी से, और ये न्यूनतम इतना तो बनता ही है। अब इसमें स्थिति क्या है? अभी हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल मिला के 60 विधायक हैं। 60 कैसे हैं? इसमें 32 बीजेपी के हैं और 28 कांग्रेस के हैं। अब इसमें दोनों पार्टियों की बेईमानी देखिए आप, इन्होंने उतने ही दिए कि हम 60 तक पहुंच पाए। भाई कुल मिला के 4 सीटों का अंतर है, लेकिन इसमें यदि गणित देखें हम, इसमें लोकतंत्र का और धन प्लस का, तो अंतर ये रहता है 2 का। 2 सीटें जब यहाँ से वहाँ आती है तो अंतर 4 का हो जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि 60 का आधा 30 होता है, 30 में से 1-2 सीट भी यहाँ होंगी तो अंतर 4 का हो जाएगा। तो 30 में से आधी, आधी में से 1 ने 2 कम दी तो 1 की 2 अपने आप बढ़ गई, तो 4 सीटों का अंतर। इस प्रकार से बीजेपी ने 4 सीटें ज़्यादा जीती हैं ओबीसी के लिहाज से, और कांग्रेस ने 28, क्योंकि इन्हें टिकट इतने ही दिए जाते हैं, ठीक है। अब आती है बात कि जो जनप्रतिनिधित्व ओबीसी का होना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा ना 115 सीटें बनती हैं हमारी, लेकिन मिली कितनी है हमें? कुल 60 सीटें, और ये हमने अपने दम पे जीती हैं, क्योंकि आरक्षण तो हमारे पास है ही नहीं है। अब ओबीसी या आरक्षित का वर्ग अनारक्षित सीटों पे कहाँ लड़ पाता है? जहाँ उसका सिक्का चलता है कि 2 वरना हम तुम्हें भी निपटा देंगे। तो ये वो ओबीसी के वो वर्ग हैं जो अपने आप में धुरंधर हैं। वरना अनारक्षित के नाम पे तो अब कुछ लोगों ने से सामान्य सीट बोलना शुरू कर दिया है। सामान्य सीट मतलब सवर्ण की सीट हो गई है, अब इसे अनारक्षित नहीं बोलते कुछ समझदार लोग। तो यहाँ ये जो आया है वर्ग जीत कर, ये अपनी दम पर आया है, ये आरक्षण के भरोसे नहीं आया है। तो ये कितना है? कुल मिला के 60, यानी ये 115 का लगभग आधा। यानी हमें क्या मिला अभी तक? अपनी पुरुषार्थ से, आरक्षण से नहीं, ये हमें मिला लगभग 1/4, हमारे हक का 1/4 मिल पाया, वो भी हमारे पुरुषार्थ से, ओबीसी के पुरुषार्थ से। तो फिर बाकी सीटें कितनी है हमारी जो हमें मिलना चाहिए थी? 55 सीटें। 60 हैं, 115 न्यूनतम होती हैं, तो 55 सीटें हमें कम से कम और मिलना चाहिए थी, जिसपे दूसरे वर्ग के लोग कब्जा जमा के बैठे हैं। अब ये वर्ग कौन से हैं? इन पे आते हैं अपन। अनारक्षित वर्ग मध्य प्रदेश में 22% के लगभग है, 22% यदि इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो अनारक्षित वर्ग में, अनारक्षित वर्ग का मतलब जा रहा हूं मैं सवर्ण वर्ग, अनारक्षित में तो ओबीसी भी आ रहे हैं विधानसभा के लिहाज से, विधानसभा में ओबीसी अनारक्षित वर्ग में आते हैं। तो यहाँ जो सामान्य वर्ग है, जो सवर्ण वर्ग है, ये 22% के आसपास जा रहा है। इसके पास सीटें कितनी हैं? 46 सीटें, यानी 40 नहीं है, इनके पास 88 सीटें हैं। 230 सीटों में से इनको 46 मिलना चाहिए थी जनसंख्या के लिहाज से, किसको? सवर्ण वर्ग को। लेकिन इनको मिली कितनी है? 88 सीटें। तो कितनी सीटें ज्यादा है इनके पास? इनके पास 42। कितनी सीटें ज्यादा है इनके पास? इनके पास 42 सीटें ज्यादा हैं। अनारक्षण के नाम पर ये लोग ओबीसी के हकों पर डाका डाल रहे हैं, इसमें ये आंकड़े कहते हैं। क्योंकि यदि 22% के लिहाज से देखे जाएं तो इनकी सीटें लगभग 46 बनती हैं विधानसभा में, लेकिन ये ओबीसी के हक में, उसके फील्ड में जहां उसका अधिकार होना चाहिए, ये घुस जाते हैं। और इस प्रकार ये, चूंकि ये बात सत्य है, भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हों, कुछ पार्टियां चूंकि वर्ण पर ही आधारित हैं तो वह छोड़ दें, लेकिन भाजपा कांग्रेस जो मुख्य पार्टियां हैं प्रदेश की और राष्ट्र की, इन पर सवर्ण वर्ग मेन की पोस्टों पर काबिज है। अब की पोस्टों पर चूंकि वो काबिज है, तो जब वो रेवड़ियां बांटते हैं तो कहते हैं ना, अंधा बांटे रेवड़ी छीन छीन के दे, तो अपने अपनों को बांट देते हैं। तो ये लाभ मिलता है यहाँ पे कि जिन्हें 46 सीटें मिलना चाहिए थी, जो संपन्न वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, जो उच्च वर्ग अपने को कहता है, वो 46 की बजाय कहाँ बैठा है? 88 सीटों पे। क्यों? कि वो ओबीसी के वोटों में टिकट में सेंध मार रहा है। तो इन पे कितनी सीटें ज्यादा हो गई? 42 सीटें इनके पास ज्यादा हैं। अब ये 42 सीटें किसकी हैं? ये 42 सीटें ओबीसी की हैं। ये 42 सीटें ओबीसी की हैं, और ये सवर्णों ने इन पर, कहना चाहिए बेजा कब्जा कहते हैं इसे, बेजा, बलात्, शक्ति से, बाहुबल से, अपनी संपदा के आधार पर, अपनी अप्रोच के आधार पर इन्होंने 42 सीटों पे कब्जा कर रखा है। ये सीटें ओबीसी की हैं। अब बाकी रह गई 13 सीटें, ये कहाँ हैं? ये 13 सीटें SC ST के पास हैं।
मतलब SC/ST के पास भी उसकी जनसंख्या के लिहाज से आरक्षण ज़्यादा है। अब ये ठीक है, जिस वक्त ये आरक्षण कायम हुए तब इनकी स्थिति बहुत दयनीय रही होगी, और मैं यही नहीं कहता कि आज इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, इन्हें आज भी आरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी ये बताना आवश्यक हो जाता है लगभग 13 सीटें OBC की SC/ST के आरक्षण में दबके रह गई हैं। सवाल ये उठता है कि विधानसभा या लोकसभा में OBC का आरक्षण क्यों नहीं हो रहा है, इसे अनारक्षितों में क्यों फंसा के रखा गया है। तो बहुत क्लियर है कि यदि SC/ST की तरह जनसंख्या के आधार पर OBC को आरक्षण दिया गया तो फिर ये कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग की सीटों को कम करने वाला है, क्योंकि सामान्य वर्ग ही है जो 22% होने के बावजूद भी 88 सीटों पर जमा हुआ है, जबकि उसको अधिकतम 40 सीटों पर सीमित रहना चाहिए था। यही कारण है कि चाहे मध्य प्रदेश शासन में कांग्रेस हो या भाजपा हो, इन्होंने आरक्षण बढ़ाने का प्रदर्शन तो किया, लेकिन कुछ लेपूने इन्होंने ऐसे छोड़ दिए जो हाईकोर्ट में जाके अटक जाते हैं। वो 50% की मर्यादा कभी आ जाती है तो कभी 73% पे आरक्षण की सीमा पहुंचने का एक कारण ऐसा आता है कि हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो भी है वो उसको लागू करने से रोक देते हैं या फिर इनकार कर देते हैं। तो ये खेल हमारे साथ बहुत दिन से खेला जा रहा है, और इसमें जो EWS का जो आ गया है सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण, वो हमें परेशानी पैदा कर रहा है, क्योंकि परसेंटेज के लिहाज 10% वो और बढ़ा देता है। तो जो अप्रोच 63% पर जा रही थी आरक्षण की, वो 73% पहुंच जाती है, जो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और यही कारण है कि हम वहाँ आरक्षण बढ़ाने से वंचित हो जाते हैं। कौन? OBC के लोग। अब क्या होता है कि मान लीजिए विधानसभा में इन्हें हमें आरक्षण दिया हमारी जनसंख्या अनुसार 50% से अधिक, तो इनकी जो सीटें हैं 42 सीटें वो उनकी कौन सी कम होंगी? सवर्ण वर्ग की, क्योंकि SC/ST तो अपनी सीटें अब नहीं छोड़ेगा। हमारे यहाँ एक कहना चाहिए परंपरा बन गई है कि जो सुविधा शासन से मिल गई है वो उसमें वो वहीं बपौती है, अब हम उसमें पीछे नहीं जाएंगे। यही स्थिति SC/ST की भी आएगी। वो कहेंगे हम अपना आरक्षण हम क्यों छोड़ें, आपको लगता है आपने ज़्यादा ले लिया तो आप वापस करो OBC को। तो OBC को यदि इनसे कुछ सीटें मिली तब भी हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे? 42 सीट अतिरिक्त, और 60 और 42 102 पे पहुंचेंगे। अब इसमें बात आती है कि OBC क्या करे। तो OBC को बाकी जो पार्टियां थी, जैसे मैं उदाहरण दूंगा समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है और उसमें जो की पोस्ट रही या जो टिकट बांटे, उससे हिसाब से ऐसा लग रहा था कि ये कुछ भला करेगी OBC का, बसपा भला करेगी OBC का। लेकिन बड़ी दुख की बात है, ये दोनों पार्टियां यादव, मुसलमान और SC में भी एक वर्ग विशेष जाटव, उनके आसपास सिमट के रह गई है। इन्होंने और किसी का भला नहीं किया। बाकी OBC की जातियाँ जी कुशवाहा हों, तेली हों, राठौर हों या अब सोनी हों, बहुत सारे वर्ग हैं जो उपेक्षित रह गए। तो अब OBC के पास एक रास्ता शेष रह जाता है कि OBC चुनाव के बहुत पहले अपना स्वयं का एक राजनीतिक संगठन स्थापित करे। लेकिन इसके लिए आवश्यक क्या है? इसके लिए जो OBC के बहुत सारे जो दल बन गए हैं, जो संगठन बन गए हैं, इनको अपने अहम को त्यागना पड़ेगा। अब यदि कोई ये कहे कि आप सारे अपने संगठनों को भंग करके एक बना लो, तो शायद हो सकता है जिनके संगठन लीड कर रहे हैं, जिनको लगता है हमने बहुत काम कर लिया, वो राजी ना हो। तो एक रास्ता जो मुझे बुद्धिजीवी लोगों से मिला है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आप तक भेज रहा हूँ। उनका कहना यह है कि अनेक जातियों में, जैसे ब्राह्मणों ने, अब देखिए आप ब्राह्मण क्यों काबिज हैं, ब्राह्मणों ने उनके सनातन ब्राह्मण भी होते हैं, उनके यहाँ भार्गव ब्राह्मण भी होते हैं, सर्वीपरागी ब्राह्मण भी होते हैं, कई तरह के ब्राह्मण होते हैं, लेकिन उनने एक ऐसा मंच बना लिया है जिसमें सारे संगठन उस पर आगे बैठ जाते हैं। जब उन्हें किसी बाहर वाले से भिड़ना होता है, अंदर तो ये आपस में जूझते हैं, लेकिन किसी बाहर वाले से जूझना होता है तो सब एक हो जाते हैं। फिर ये तो ये क्या हो गया, इनका एक संयुक्त राष्ट्र बन गया इनका ये। तो मेरा कहना इतना सा है कि जो अभी तक सलाह मेरे पास आई है, जो सुझाव मेरे पास OBC वर्ग के, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं इसी प्रकार अपने संगठन अगर भंग करने की स्थिति ना बन रही है तो सभी संगठन मिलकर एक महासंगठन बना लें। ये हो गया इनका संयुक्त राष्ट्र कि सबकी अपनी अपनी सरकारें सुरक्षित हैं सारे, और ये संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जिस पे बैठ के हम अब सबके हित की बात कर सकते हैं। तो ऐसा एक संयुक्त से मंच कह सकते हैं,
संयुक्त एक संगठन कह सकते हैं, एक महागठबंधन, एक महासंगठन बोल सकते हैं, ऐसा एक कोई प्रयोग ओबीसी को करना अब अनिवार्य हो गया है। क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो जो भाजपा में ओबीसी का नेता बैठा है वो भाजपा के अंदर ओबीसी का आदमी नहीं है। जो ओबीसी का आदमी कांग्रेस में बैठा है वो कांग्रेस के अंदर ओबीसी का आदमी नहीं है। वो अपनी नीयत खराब होने से ओबीसी के अंदर राजनेताओं का आदमी बन गया है, उनका प्रतिनिधि बन गया है वो। अब तो होता क्या है, उसको बात करना थी ओबीसी समाज की अपने दल के भीतर जाके, लेकिन उल्टा क्या हुआ कि वो अपने भीतर ओबीसी में आके अपने राजनीतिक संगठन की बात करने लगा, उसके भले की बात करने लगा, उसका महिमा मंडन करने लगा। इससे क्या होता है कि एक दबाव बनता है और हमारा वोट छिन्न भिन्न हो जाता है। भला किसका होता है? उस व्यक्ति का जो अपने को ओबीसी का कहता है, लेकिन वो ओबीसी का नहीं है, वो भाजपा का है, कांग्रेस का है, आपका है, सपा का है, बसपा का है। वो हमारे बीच अपनी पार्टी की बात करता है, वो अपना भुट्टा सेकता है। तो हमें कैसे आदमी की आवश्यकता है जो अब सांगठनिक स्तर पर अपने सभी संगठनों को एक साथ बिठा ले और पदलोलुपता में ना फंसते हुए वहां पर एक पार्टी का गठन करे, और उसके लिहाज से फिर हम देखें कि कौन योग्य है। ओबीसी का कहाँ से साहू जीतता है, कहाँ से कुशवाहा जीत सकता है, कहाँ से सोनी बाजी मार सकता है, कहाँ से यादव लीड कर सकते हैं। मतलब जो भी एक ऐसी लिस्ट बनाई जाए और बिल्कुल उसमें एक ट्रांसपेरेंट तरीके से यदि हम प्रयास कर पाए तो फिर आप निश्चित या तो ये राजनीतिक दल समय रहते हमें अप्रोच करेंगे कि भाई नहीं, आप अलग मत जाइए, हम आपके साथ न्याय करने तैयार हैं। और यदि वो नहीं आते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये एक दिन तो ये करना ही है, और एक दिन करना तो फिर अब क्यों नहीं, समय पर्याप्त है। यदि कोई ऐसा प्रयोग होता है, इसमें शब्दकोश यदि कोई छोटी सी भूमिका भी निभा पाया तो मैं और मेरा शब्दकोश अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। अंततः तो जो जातियों के आधार पर हिंदू धर्म में जो विभाजन पैदा हो रहा है कुछ लोगों की बेईमानी से, ये हिंदू धर्म को तोड़ता है। और हिंदू धर्म की एकता के लिए मुझे ऐसा लगता है ओबीसी का मजबूत होना अब आवश्यक हो गया है। क्योंकि यदि ओबीसी कमजोर हुआ तो इसके अंदर सवर्ण वर्ग के प्रति एक कहना चाहिए वितृष्णा पैदा हो रही है, एक तनाव पैदा हो रहा है। ये अब इस वर्ग के प्रति अश्लील और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने लगा है, क्योंकि इसका हक मारा जा रहा है। और जब ये स्थिति बनती है तो सवर्ण और आरक्षित वर्ग के बीच एक गहरी खाई पैदा हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए हम पे ये तोहमत ना दी जाए, ओबीसी को तोहमत ना दी जाए कि अब यहाँ वर्ग के आधार पर भेदभाव का एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है, तो ये कतई नहीं है। ये यदि हिंदू की मजबूती चाहिए तो ओबीसी को मजबूत होना ही पड़ेगा। और फिर जब हम मजबूत हो जाएंगे तो निश्चित है सामने आमने बैठ के बार्गेनिंग होगी, और जो भी कुछ उसमें फिर हमारा हिस्सा आएगा वो कोई भी राजनीतिक दल हो वो देने के लिए बाध्य रहेंगे। वो कब? जब ओबीसी के अनेक संगठन अपनी कहना चाहिए ना अपना ईगो को थोड़ी कम से कम समाज हित में त्याग कर उसे खूंटी पर टांग कर एक साथ आए, एक जाजम पर बैठें और एक सार्वग्रहित निर्णय लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मुझे विश्वास है अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज लेता हूं विदा। फिर किसी सामाजिक मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।